नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राधा मैम विज्ञान पथ की तरफ से आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके इंपॉर्टेंस बस आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 5 मेंबर्स भी हैं, 6 मेंबर्स भी हैं, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, नो डाउट। लेकिन भाई उनकी मजाल नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी मदर से पूछे बगैर, आपकी मम्मी से पूछे बगैर एक चीज़ भी इधर से उधर हिला सके। एम आई करेक्ट और नॉट? यस। बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपकी मदर आपके पूरे घर का कंट्रोल सेंटर है, पूरा घर उनके कंट्रोल में है, बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी का हर एक सेल अपने खुद के न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। ठीक है, तो आज से आप सब लोग अपनी मदर को न्यूक्लियस ऑफ द हाउस या न्यूक्लियस ऑफ द होम बोल सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया? छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय होम? बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो ये हैं अपने रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया। राइट, नेक्स्ट देखिए, उन्होंने ऑर्गेनेल को डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर के बारे में, उसके अंदर की दुनिया के बारे में हमें बताने की कोशिश कहाँ से शुरू हुई? इनसे। इन्होंने हमें बताया कि उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे फाइन थ्रेड्स हैं, धागे हैं, और उन धागों को देखने के लिए इन्होंने यूज किया बेसिक डाइस को। और कौन है ये? ये हैं वॉल्टर फ्लेमिंग। तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने हमें समझाया कि न्यूक्लियस के अंदर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स। राइट, तो क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में हमें बताया किसने? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अब क्या होते हैं ये क्रोमैटिन फाइबर्स, कैसे दिखाई देते हैं, फटाफट देख लेते हैं। राइट, चलिए तो देखिए, ये है आपका सेल और ये रहा सेल के बिल्कुल बीचों बीच उसको कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनेल। और ये कंट्रोल करने वाला जो ये ऑर्गेनेल है, ये है डबल मेम्ब्रेनस। ये है डबल मेम्ब्रेनस। राइट, ये है डबल मेम्ब्रेनस। अब मेम्ब्रेन्स तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स किसकी बनी हुई हैं? मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं ऑब्वियसली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। तो मैं यहां लिख रही हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, क्योंकि ये हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स। और अब देखिए, इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं इसे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सिंपल है ना, न्यूक्लियस है, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली जगह है, दिस खाली जगह इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। राइट, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर की दुनिया में चले और हमने देखा भाई इसके अंदर तो बहुत ही शानदार दुनिया बसी हुई है। मुझे इसके अंदर दिखाई देता है वाटर, मुझे इसके अंदर दिखाई देते हैं ढेर सारे सॉल्ट्स, मुझे दिखाई देते हैं ढेर सारी शुगर्स, और ये है इसका मैट्रिक्स, ये है इसका बेस, और इसका मैट्रिक्स कहलाया न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स को बड़ा स्पेशल नाम दे दिया। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड है, सेल के अंदर जो सॉल्ट्स और शुगर्स का बना हुआ जो लिक्विड है, उसको नाम दिया हमने साइटोप्लाज्म। राइट, इसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आप देखो यहां फैले हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनका पूरा जाल फैला हुआ है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यही तो हैं वो जिनको हमारे वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और इन्हें कहा गया क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, एक एक क्रोमैटिन फाइबर एक एक डीएनए का बना हुआ है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, एक एक क्रोमैटिन फाइबर एक एक डीएनए का बना हुआ है। तो जब हमारा सेल आराम कर रहा है, आराम का मतलब आराम नहीं करता कभी भी, आराम का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो जब भी हमारा सेल डिवाइड नहीं करेगा, हम कहेंगे हमारा न्यूक्लियस किस फेज में है? हमारा न्यूक्लियस है इंटरफेज में। किस में है? इंटरफेज में। तो एक सेल है, इसका न्यूक्लियस किस फेज में है? इंटरफेज में है, रेस्टिंग फेज में है, डिवाइड नहीं कर रहा। तो इस वक्त आपको इसके अंदर बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई देंगे। राइट, और इन क्रोमैटिन फाइबर्स के अलावा आपको इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर और दिखाई देगा।
इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। क्या नाम देते हैं इसको? न्यूक्लियोलस नाम देते हैं। जैसे क्रोमैटिन फाइबर्स मैंने आपको बताए किसके बने हुए हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियोलस है ये बना हुआ है आरएनएस का। किसका? आरएनएस का। और कौन से वाले आरएनएस? कई तरीके के आरएनएस होते हैं, आरएनएस बहुत तरह के, लेकिन आपके लिए इस स्टेज पर बस ये समझना काफी है, 3 तरह के आरएनएस, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। तो इसमें से जो सबसे लास्ट वाले आरआरएनएस हैं इनका नाम ही है राइबोसोमल आरएनएस, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये लास्ट का जो आरआरएनए है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला आरआरएनए, ये वाला आरआरएनए इसका नाम ही है राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए ऑब्वियसली क्या बनाने जा रहा है? ये बनाने जा रहा है राइबोसोम्स। और देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में? प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? राइबोसोम्स को बनाने के लिए आपको चाहिए आरआरएनएस। ठीक है, तो यहां पर ये रहे न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस का काम है आरआरएनएस जो है कहां तक पहुंचाना? इनको पहुंचाना कहां तक? राइबोसोम्स तक, या इनको वहां पहुंचाना जहां राइबोसोम्स की जरूरत है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अगर हमें इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये वही है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। देखिए न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसमें है एक न्यूक्लियोलस, बहुत सारे फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स, और यहां पर ये एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच का गैप, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो गैप है ये गैप कहलाता है न्यूक्लियर पोर। देखिए पोर्स हैं, होल्स हैं। होल्स क्या करेंगे? पोर्स क्या करेंगे? किसी भी चीज को अगर अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है, उस चीज में ये पोर्स हेल्प करते हैं। तो इन न्यूक्लियर पोर्स का काम है यहां से मटेरियल को साइटोप्लाज्म में देना। और क्या मटेरियल जाएगा बाहर? यहां से बाहर जाते हैं एमआरएनएस, यहां से बाहर जाते हैं टीआरएनएस, यहीं से बाहर जाते हैं आरआरएनएस, और सब मिलकर क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म में बनवाएंगे प्रोटीन्स। ऑब्वियसली जब प्रोटीन्स यहां बन जाएंगे, और इन प्रोटीन्स की अगर हमें जरूरत है अंदर, तो इन प्रोटीन्स को अंदर कहां से एंट्री मिलेगी? इन्हीं न्यूक्लियर पोर से। तो देखिए ये हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्या। अब हम फोकस करेंगे इसके बाद में एक और पॉइंट, और वो है हमारा क्रोमैटिन फाइबर। देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी, सिंगल क्रोमैटिन फाइबर, ये रहा एक क्रोमैटिन फाइबर। एक क्रोमैटिन फाइबर किसका बना हुआ है? एक डीएनए का। और डीएनए कैसा होता है भाई? डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये मैंने इसका एक स्ट्रैंड बना दिया, ये मैंने इसका दूसरा स्ट्रैंड बना दिया, तो एक स्ट्रैंड ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। तो ये है हमारा डीएनए, और ये जो डीएनए है ये क्या बना रहा है? आपका एक क्रोमैटिन फाइबर। तो जिस वक्त कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उस वक्त उसके सारे क्रोमैटिन फाइबर्स आपस में उलझे हुए हैं, राइट? और जैसे ही कोई सेल डिसाइड करता है कि मुझे अब डिवाइड करना है, उस टाइम पर क्या होगा? सारे क्रोमैटिन फाइबर्स सुलझ जाते हैं। अगर मैं आपके बॉडी की बात करूं, आपके सेल की बात करूं, तो आपके हर एक सेल में जो डिवाइड नहीं कर रहा है उसमें कितने क्रोमैटिन फाइबर्स हैं? उसमें 46 क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। आप समझना इस चीज को, आपके हर एक सेल में कितने क्रोमैटिन फाइबर्स? 46। अगर एक क्रोमैटिन फाइबर एक डीएनए का बना है, तो आपकी बॉडी के ये 46 क्रोमैटिन फाइबर्स कितने डीएनए के बने होंगे? ऑब्वियसली 46 डीएनए के बने होंगे, राइट?
अब देखिए, जैसे ही कोई सेल ये डिसाइड करता है कि मुझे अब डिवाइड करना है, सबसे पहला काम होता है कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी कॉपी करवाता है। एक डीएनए था ही, जैसे ही उसने अपनी कॉपी की, जैसे ही उसने अपने आप को रेप्लिकेट करवाया, एक कॉपी तैयार हो गई। लेकिन ये कॉपी पूरी तरह से अलग नहीं होती भाई, एक जगह पर ये कॉपी अटैच हो जाती है और फिर अलग हो गई, राइट? तो देखिए, पहले ये स्ट्रक्चर था लाइक दिस, नाम दे दिया मैंने इसको क्रोमैटिन फाइबर, और जैसे ही उस क्रोमैटिन फाइबर के डीएनए ने अपनी कॉपी की, एक ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन फाइबर बोल सकती हूं? नो। नाउ आई हैव टू गिव इट अ डिफरेंट नेम एंड दैट नेम इज क्रोमोसोम, जो बच्चों के बीच में बड़ा पॉपुलर है। बहुत कम बच्चे क्रोमैटिन फाइबर वर्ड के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि 9th और 10th में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो एक क्रोमैटिन फाइबर सिंगल, और जैसे ही उसकी डबलिंग हुई, जैसे ही रेप्लिकेशन हुआ, तैयार हो गया एक क्रोमोसोम, राइट? अब ये क्रोमोसोम धागे की फॉर्म में है, अभी भी काफ़ी थिन है, दिखाई नहीं दे रहा। धीरे 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 ये धागे पास आते हैं और इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कंडेंसेशन, राइट? जैसे ये धागे पास आएंगे, अब देखिए मैंने इन धागों को कंडेंस करना शुरू किया, इधर वाले धागे को कंडेंस किया तो क्या हुआ? ये धागा कंडेंस होकर ऐसा दिखने लगा, और कंडेंस किया नीचे वाले धागे को, ये वाले, ये कंडेंस ऐसे हो गया। इस साइड वाले धागे को कंडेंस किया, वो ऐसा दिखने लगा। इस वाले धागे को कंडेंस किया, वो ऐसा दिखने लगा। और अब क्योंकि यही क्रोमोसोम थोड़ा सा थिक हो गया, मोटा हो गया, कंडेंस्ड हो गया, तो अब मुझे ये क्लियर दिखाई देने लगा। और मुझे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, मुझे इस क्रोमोसोम में एक ये पार्ट बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है और एक ये वाला पार्ट बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को मैंने नाम दिया क्रोमैटिड। क्या नाम दे दिया इसको? क्रोमैटिड। एक क्रोमैटिड ये हो गया और एक क्रोमैटिड ये हो गया। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स? 2। एक ये और एक ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स, क्या बोलेंगे? 2 क्रोमैटिड्स, राइट? अब क्रोमैटिड्स की अगर आप बात करते हो तो इसमें देखिए पूरा क्रोमैटिड है ये, लेकिन इसमें एक पार्ट आधा ऊपर है और एक पार्ट आधा नीचे है। इसको आप कहते हो आर्म, इसको भी आप कहते हो आर्म, ठीक? एक क्रोमैटिड में कितनी आर्म्स? 2 आर्म्स। पूरे क्रोमोसोम में कितनी आर्म्स? 1, 2, 3 एंड 4। तो एक क्रोमोसोम में टोटल कितनी आर्म्स? 4 आर्म्स, राइट? चलिए, तो ये रहा आपका क्रोमोसोम और ये रही इसकी 4 आर्म्स। जिस पॉइंट पर दोनों क्रोमैटिड्स डीएनए जिस पॉइंट पर दोनों क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ गए, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम देते हैं इसे? सेंट्रोमियर, ठीक है? तो सेंट्रोमियर इज द पॉइंट वेयर द 2 क्रोमैटिड्स जॉइन ईच अदर। और यहां पर आप देखिए इसके दोनों साइड में आपको दिखेगा इस तरीके का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसे एक नाम दिया गया काइनेटोकोर। क्या नाम दिया गया इसको? इसको नाम दिया गया काइनेटोकोर। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बाद में बड़ी हेल्प करने वाला है। ये काइनेटोकोर बाद में बड़ी हेल्प करने वाला है किस चीज में? सेल के डिवीजन में, जो हम पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा क्रोमैटिन फाइबर आपके बॉडी में 46। जब किसी सेल ने डिसाइड किया कि मुझे डिवाइड करना है, हर एक क्रोमैटिन फाइबर ने अपनी कॉपी की और क्रोमैटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में, राइट? क्रोमोसोम ने कंडेंस करना शुरू करा अपने आप को, और जब उसने कंडेंस करना शुरू किया, हमें दिखाई देने लगे 2 क्रोमैटिड्स। क्लियर? दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला पॉइंट सेंट्रोमियर
सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कहलाया काइनेटोकोर में। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास एक पॉइंट था सेंट्रोमियर, देखिए यहां पर मैंने बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है यहां पर। अब हमने क्या किया, इस इमेजिनरी लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इस पर एक पॉइंट लगाया है, ये पॉइंट है हमारा सेंट्रोमियर। और मैंने क्या किया, आप देखो इस सेंट्रोमियर की हेल्प से मैंने इसमें क्रोमोसोम तैयार कर दिया। अब आप यहां देखिए, ये हमारा एक क्रोमैटिड है जो डीएनए का बना हुआ है, ये हमारा दूसरा क्रोमैटिड है जो कि फिर से एक डीएनए का बना हुआ है। यानी अगर कोई आपसे पूछे एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए, 2 डीएनए, ठीक है। एक थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, देखिए एक है क्रोमैटिन फाइबर, एक क्रोमैटिन फाइबर में कितने डीएनए, 1 डीएनए, ओनली 1 डीएनए, राइट। अब जैसे ही ये क्रोमैटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हुआ, क्रोमोसोम में, तो हमने क्या बोला, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनएज, 2 डीएनएज, राइट। आपकी बॉडी में स्टार्टिंग में कितने क्रोमैटिन फाइबर्स थे, आपके पास थे स्टार्टिंग में 46 क्रोमैटिन फाइबर्स, यानी आपके पास स्टार्टिंग में उस सेल में जो रेस्ट कर रहा था कितने डीएनएज, 46 डीएनएज थे। लेकिन जैसे सेल ने डिसाइड किया कि मुझे डिवाइड करना है, हर क्रोमैटिन फाइबर ने अपनी कॉपी की, क्रोमोसोम तैयार हो गए। तो अगर 46 क्रोमैटिन फाइबर्स के पास में 46 डीएनएज थे, तो जैसे ही वो 46 क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट हुए 46 क्रोमोसोम्स में, डीएनएज का नंबर भी जस्ट डबल हो गया। और उस सेल में कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स में कितने डीएनएज, 92 डीएनएज, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये रहा आपका एक क्रोमोसोम, सेंटर में क्या दिख रहा है, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन अगर बिल्कुल बीचों बीच है और इसकी सारी आर्म्स बिल्कुल बराबर हैं, तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे करके देखते हैं। मैंने सेंट्रोमियर की पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर ले लिया, क्या हुआ इसका रिजल्ट, 2 आर्म्स मुझे थोड़ी छोटी दिखने लग गई और 2 आर्म्स मुझे थोड़ी बड़ी दिखने लग गई। अब हम इस क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक नहीं बोल सकते, वी हैव टू गिव इट अ सेपरेट नेम, सब मेटासेंट्रिक, राइट। आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, इस सेंट्रोमियर को थोड़ा यहां रखा था, चलो थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहां ले लें। अब मैंने क्या किया, इस सेंट्रोमियर को थोड़ा और ऊपर ले लिया। रिजल्ट क्या रहा, ये 2 आर्म्स बहुत ज्यादा लेंथी और ये 2 आर्म्स बहुत ज्यादा छोटी हो गई, ठीक है। इस तरह का जो क्रोमोसोम है वो कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। क्या कहलाएगा वो, एक्रोसेंट्रिक। आप देख रहे हो क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन जरा सी पोजीशन ऊपर नीचे हुई, किसकी, सेंट्रोमियर की, नाम चेंज हो गए, ठीक है। ये रहा एक्रोसेंट्रिक। और आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि अगर मैं इस सेंट्रोमियर को बिल्कुल टिप तक पहुंचा दूं तो ऊपर वाली आर्म्स ना के बराबर दिखती हैं, ना के बराबर, और मुझे इस तरह के क्रोमोसोम्स में केवल कितनी आर्म्स दिखाई देंगी, 2 आर्म्स। समझ में आया। और इस तरह का क्रोमोसोम कहलाया टीलोसेंट्रिक। तो देखा आपने क्रोमोसोम्स की दुनिया कितनी शानदार। बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हो न्यूक्लियस को अपनी मदर के साथ में। आपकी मदर एक पर्सनालिटी, लेकिन उनके काम देखे, एज अ मदर शी वर्क्स अ लॉट, एज अ वाइफ शी हैज सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए उनको अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सब फैमिलीज़ में, दोनों साइड की फैमिलीज़ में कितनी शानदार तरीके से वो एडजस्ट करती है और सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से जिस तरह से वो हैंडल करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेल्स की सारी एक्टिविटीज़, उसके सारे ऑर्गेनल्स को एक साथ लेकर चलना हमारा न्यूक्लियस भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जस्ट लाइक योर मदर। तो बस इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं।
ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत ही सुंदर तरीके से और सिंपल तरीके से समझने के लिए देखते रहिए वीडियोस फ्रॉम विज्ञान पथ, सफलता का रथ। जय हिंद, जय भारत।